21st June International Day of Yoga. Yoga, live life to its full potential. जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। सन 2015 से लेकर ये मनाया जा रहा है। इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी 21 जून को एक्सेप्ट किया है एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और ये इस साल हमारा 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आने वाला है। तो इस बार क्योंकि कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, जो थीम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डे के लिए बनाई है वो है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो हम ये इसमें एडवाइस ये दी गई है कि कोई मास गैदरिंग्स नहीं हो जिसमें महामारी के फैलने का इम्कानात हों। तो डायरेक्टरेट ऑफ ISM ने कई सारे इक़दाम उठाए हैं इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाने के लिए। उसमें सबसे पहला ये है कि ट्रेनिंग सेशंस टीवी पर चलाए जा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पर 15 मिनट के वीडियो, 30 मिनट के वीडियो, रेस्पिरेटरी हेल्थ पर, इम्यूनिटी बूस्टिंग पर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर, मेंटल हेल्थ पर, इस पर वीडियोस चलाए जा रहे हैं। तो एक हफ्ते का प्रोग्राम ये चल रहा है। तो ये एक हिसाब से अगर समझा जाए तो ये पूरा एक वीक मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा वीक 14 तारीख से लेकर, और ये वीडियो चलाना शुरू हो चुका है। हमारी कोशिश है कि इन वीडियोस को ट्रांसलेट करना डोगरी और कश्मीरी में भी, ताकि यहाँ की जनता इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेगी। तो इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जा रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जूम ऐप्स के लिंक्स क्रिएट किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि योगा घर घर तक पहुँचे थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म इस साल, क्योंकि मास गैदरिंग्स हम कर नहीं सकते हैं। स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तालमेल के साथ हम एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें कि जो बेस्ट वीडियोस होंगे इसके योगा की प्रैक्टिस के, उनको इनाम दिए जाएंगे। तो और अच्छे खासे इनाम इसमें दिए जाएंगे बच्चों को, स्कूल एजुकेशन के बच्चों को, हायर एजुकेशन के बच्चों को दिए जाएंगे। तो मेरी यही आखिर में यही अपील है जनता के साथ, सभी लोगों के साथ, कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के साथ जुड़ें, डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाएं। जो टीवी के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं योगा को आप तक पहुंचाने की, उससे जुड़ें और योगा को अपनाएं, अपने डेली रूटीन में योगा को अपनाएं, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकें और बीमारी से बचाव कर सकें अपने आप को। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूही डिपार्टमेंट ऑफ ISM के द्वारा विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम योग एट होम एंड योग विद फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। योगी कार्यक्रम की इस साप्ताहिक श्रृंखला में आज हम योग फॉर डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी के विषय में बताएंगे। कोरोना काल में घर में बैठे रहने से लोगों का मोटापा बढ़ गया है। मानसिक तनाव भी मोटापे का बड़ा कारण है। अन्य बहुत से कारणों से भी ओबेसिटी होती है, जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक सेवन करना, व्यायाम या फिजिकल एक्सरसाइज की कमी, दिन में सोना, शारीरिक और मानसिक रोग जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हार्मोनल इम्बैलेंस, लंबे समय तक अवसाद या एंजाइटी आदि के कारण भी कई मनुष्य ओवर ईटिंग करते हैं। मोटापा हेरिडिटी से भी होता है। कुछ मेडिसिन लंबे समय तक लेते रहने से भी मोटापा बढ़ता है। जो कैलोरीज हमें भोजन में मिलती हैं, अगर हम उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते तो वह फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। हिंदुस्तान में 77 मिलियन पेशेंट्स डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह से पीड़ित हैं, जो कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिनमें रक्त में शर्करा या शुगर का लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है, उसे मधुमेह कहते हैं। शरीर में इंसुलिन का नहीं बनना या शरीर द्वारा बनाए गए इंसुलिन का सही प्रकार से प्रयोग न कर पाना मधुमेह का कारण है। इंसुलिन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में सहायक है। जितना शुगर का कंजप्शन होता है, उसके अनुसार यदि इंसुलिन नहीं बनता तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स, इनएक्टिविटी और लो फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, इंसुलिन का ना बनना, हेरिडिटी और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, ये मधुमेह के कारण हैं। योग के द्वारा मोटापे को कम किया जा सकता है।
मानसिक परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अग्नाशय व पैनक्रियास को एक्टिवेट किया जा सकता है। इस प्रकार योग मधुमेह में और मोटापे को दूर करने में सहायक है। अब हमारे योग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चिप, डॉक्टर मंजीत सिंह एवं श्री नीलम कुमार जी आपके सामने योग अभ्यास प्रस्तुत करेंगे। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखते हुए समस्थिति की अवस्था में आ जाएं। कटी चालन। हृदय रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द और डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं और दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाईं यानी लेफ्ट की ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। अब श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसे एक बार पुनः अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से मधुमेह एवं मोटापे में अत्यंत लाभ मिलता है। कटी प्रदेश में जमी हुई अनावश्यक चर्बी को यह कम करता है। अर्ध कटी चक्रासन। गंभीर पीठ दर्द और डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। दाएं हाथ को शरीर से सटाकर बाएं हाथ को श्वास लेते हुए बगल में से ऊपर की ओर ले जाएं। इसके पश्चात हाथ को कान से सटाते हुए दाईं तरफ कमर को झुकाएं। श्वास लेते हुए वापस सम स्थिति में आ जाएं। इसी तरह दूसरी तरफ से भी करें। इस आसन के अभ्यास से मधुमेह और मोटापे को दूर करने में अत्यंत सहायता मिलती है। पाद हस्तासन। हृदय और डिस्क संबंधी विकार, उदरशोथ, हर्निया, अल्सर, चक्कर आने संबंधी रोग और ग्लूकोमा से पीड़ित लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें, जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखें और श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। यह पाद हस्तासन का एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसका एक पुनः अभ्यास करें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, पाचन को बढ़ाता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है और ये एकाग्रता को भी बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है। अर्धचक्रासन। चक्कर आने पर हाई ब्लड प्रेशर में इसका अभ्यास न करें। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं और 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें।
अब श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। इस तरह यह अर्धचक्रासन का एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसका पुनः अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ मिलता है और चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। त्रिकोण आसन, जिन्हें स्लिप डिस्क और शियाटिका हो, उदर की सर्जरी हुई हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों पैरों को 2 से 3 फुट तक फैलाएं और आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के ऊपरी हिस्से को दाहिनी तरफ झुकाते हुए दाहिनी हाथ की हथेली से दाहिने पैर को छुएं और बायां हाथ दाहिने हाथ की सीध में रहेगा और गर्दन को मोड़ते हुए आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में लौट आएं। अब इसका अभ्यास दूसरी ओर से भी करें। इस आसन के अभ्यास से कमर के पास अनावश्यक चर्बी कम होती है, कब्ज दूर होता है, उदर संबंधी विकारों में लाभदायक है। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दंड आसन में बैठ जाएं। जानुशिरासन, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शियाटिका, लोअर बैक एक की समस्या हो और गर्भावस्था में भी इस आसन का अभ्यास न करें। दाएं पैर को मोड़ते हुए बाईं जंघा के मूल में लगाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से पांव के पंजे को पकड़कर एवं माथे को घुटने से स्पर्श करें। यथाशक्ति स्थिति में रुकें। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं और दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। अब इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से भी करें। यह आसन मधुमेह में अत्यंत उपयोगी है और यह मोटापे को भी कम करता है। पश्चिमोत्तानासन, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शियाटिका, लोअर बैक एक की समस्या हो और गर्भावस्था की में भी इसको ना करें। धीरे धीरे लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें और माथे को घुटनों से स्पर्श करें। यथाशक्ति इस स्थिति में रुकें। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। इस आसन के अभ्यास को एक बार दोहराएं। इस आसन के अभ्यास से मधुमेह में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। यह मोटापे को भी कम करता है और कब्ज को भी दूर करता है। अर्धमत्स्येंद्र आसन, जिन्हें शियाटिका, स्लिप डिस्क, पेप्टिक अल्सर की समस्या हो एवं गर्भावस्था में भी इस आसन का अभ्यास ना करें। दंड आसन में बैठकर बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास लाएं। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने के बगल में रखें। अब बाएं हाथ को उठाते हुए दाएं घुटने के पास बाहर की ओर सीधा रखते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ें एवं श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को पीठ के पीछे घुमाकर पीछे की ओर देखें। यथाशक्ति स्थिति में रुकें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे मूलावस्था में लौट आएं। अब इस आसन को दूसरी ओर से भी करें।
यह आसन डायबिटीज में लाभदायक है और यह मोटापे को भी कम करता है। योग मुद्रा। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें तथा माथे को जमीन से स्पर्श करें। अपनी क्षमतानुसार इस अवस्था में रुकें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आ जाएं। अब इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से भी करें। ये आसन मोटापे को कम करता है, पैंक्रियास को सक्रिय करता है और डायबिटीज में लाभदायक है। पाचन संस्थान की क्रिया को तीव्र करता है। बद्ध पद्मासन। आर्थराइटिस, लोअर बैकएक और शियाटिका वाले व्यक्ति इसे ना करें। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं। श्वास छोड़ें। अब दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ले जाते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। श्वास भरते हुए पद्मासन की स्थिति में लौट आएं। इस आसन के अभ्यास से मेद कम होता है। मधुमेह में भी ये अत्यंत लाभकारी है। यह हृदय, फेफड़े और किडनी को सक्षम बनाकर उनकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है। वातायन आसन। हर्निया, उदर की सर्जरी एवं गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब दायां पैर मोड़कर बाईं जंघा के ऊपरी भाग पर रखें और बायां घुटना मोड़कर आगे की ओर रखें और हाथों को गरुड़ आसन की स्थिति में ले जाएं। अब अपनी मूलावस्था में वापस आ जाएं। यह आसन मधुमेह में अत्यंत लाभदायक है। यह नितंब और जांघों के विकारों का नाश करने में भी अत्यंत सहायक है। बक आसन। आर्थराइटिस, लोअर बैकएक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और हाई ब्लड प्रेशर में इस आसन को न करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए उकड़ू अवस्था में बैठ जाएं। दोनों हाथों के पंजे जमीन पर रखें। दोनों कोहनियों पर संतुलन बनाते हुए श्वास छोड़ते हुए पूरा वजन हाथों पर देते हुए शरीर को उठाएं। श्वास भरते हुए मूल अवस्था में लौट आएं। यह आसन पाचन तंत्र को ठीक रखता है और मोटापे को कम करता है। मंडूक आसन। जिन्हें आर्थराइटिस हो, पेप्टिक अल्सर हो एवं गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास ना करें। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों के अंगूठों को, उंगलियों को अंदर की ओर दबाते हुए मुट्ठी बंद करें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर श्वास बाहर निकालते हुए सामने की ओर झुकें। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वज्रासन में लौट आएं। इस आसन का एक बार पुनः अभ्यास करें। यह आसन पैंक्रियास को सक्रिय करता है, अतः डायबिटीज में अत्यंत लाभदायक है। जांघ, नितंब
पेट की अनावश्यक चर्बी को भी कम करके मोटापे को कम करता है। उष्ट्रासन, हृदय रोगी और हर्निया के मरीज इसे ना करें। वज्रासन में बैठते हुए घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ें। सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें और 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। अब श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन का एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। यह आसन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह उदर व नितंब की चर्बी को घटाने में भी सहायक है। मयूरासन, हाई ब्लड प्रेशर और पेप्टिक अल्सर वाले इसे ना करें। घुटनों और पैरों के पंजों के बल जमीन पर बैठें। अब दोनों हाथ के पंजों को आगे रखें, उंगलियां पैर की तरफ रखें। कोहनियां मोड़े व नाभि से लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर का वजन हाथों पर रखते हुए पैरों को समानांतर जमीन से ऊपर उठाते हुए लंबवत करें। अब श्वास छोड़ते हुए मूल स्थिति में लौट आएं। इस आसन के अभ्यास से मधुमेह में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। यह मोटापे को भी दूर करता है, उदर भाग को ठीक रखता है, जिस कारण कब्जी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। पद्म मयूरासन, हाई ब्लड प्रेशर और पेप्टिक अल्सर वाले इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठें। अब श्वास भरते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। दोनों हाथों के पंजों को आगे रखें और उंगलियां पैर की तरफ रखें। कोहनियां मोड़ें व नाभि से लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर का वजन हाथों पर रखते हुए पैरों को समानांतर जमीन से ऊपर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए मूल स्थिति में लौट आएं। यह आसन मेद वृद्धि यानी मोटापा कम करने में सहायक है, मधुमेह में लाभकारी है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और कब्ज को दूर करता है। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तिर्यक भुजंगासन, हर्निया, उदर संबंधी सर्जरी एवं गर्भावस्था में इसका अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं। भुजंगासन की स्थिति में आने के बाद सिर एवं धड़ को पहले दाईं ओर घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी को देखें तथा यही क्रम विपरीत ओर से भी करें। इसकी 3 से 5 आवृत्तियां करें। आवृत्तियां पूर्ण होने पर श्वास छोड़ते हुए मूल अवस्था में लौट आएं। इस आसन के अभ्यास से पेट में जमी हुई चर्बी दूर होती है, मोटापा कम होता है, पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। धनुरासन, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय विकार, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, गर्भावस्था, मासिक धर्म और उदर की सर्जरी में इसका अभ्यास ना करें। घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ें और श्वास भरते हुए सिर और सीने को भी ऊपर उठाएं। हाथों को सीधा रखते हुए पैरों की मांसपेशियों में तनाव पैदा करते हुए खींचें। क्षमता अनुसार स्थिति में बने रहें।
अब श्वास छोड़ते हुए मूल स्थिति में लौट आएं। अब इसका एक बार पुनः अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से मधुमेह में अत्यंत लाभ मिलता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत कर जठराग्नि को ठीक करता है और मोटापे को भी कम करता है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। चक्रासन, जिन्हें हर्निया हो, लोअर बैकएक, पेप्टिक अल्सर हो और गर्भावस्था में इसका अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़ते हुए नितंबों के पास ले आएं। दोनों हाथों को कान के पास इस प्रकार रखें कि अंगुलियों की दिशा पैरों की तरफ हो। अब श्वास भरते हुए मध्य भाग से पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। क्षमतानुसार स्थिति में रुकें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए मूलावस्था में लौट आएं और विश्राम करें। अब इस आसन का एक पुनः अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से मोटापा कम होता है, उदर, पीठ एवं प्रजनन अंगों की कार्यक्षमता के लिए लाभदायक है, वायु रोग का शमन करता है, चेहरे के तेज को बढ़ाता है और शरीर को लचीला बनाता है। पादवृत्तासन, इस आसन को करने के लिए उत्तान पाद आसन की अवस्था में आ जाएं। अब दोनों पैरों को 2 बार घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएं और 2 बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इस आसन से पेट की चर्बी कम होती है। ये मधुमेह और यकृत आदि विकारों में भी अत्यंत लाभदायक है। सर्वप्रथम अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में से किसी एक आसन में बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। हाथों को ध्यान मुद्रा यानी कि अंगूठे को तर्जनी अंगुली के साथ मिलाएं और बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रखें और अपने घुटनों पर हाथों को टिका दें। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रहेगा। अब 3 बार ओम का उच्चारण करें। अब हम शोधन प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करेंगे। यह प्राणायाम शरीर का शोधन एवं फेफड़ों में संचित दोषों को बाहर निकालते हैं एवं प्राण शक्ति और ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। तनाव एवं मन की चंचलता को दूर करते हैं और मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, हाई ब्लड प्रेशर वाले एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे तीव्र गति से ना करें। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास लोहार की धोंकनी की तरह लेते हैं। दोनों नासिका द्वार से तेजी के साथ श्वास अंदर लें एवं बाहर छोड़ें। एक बार में इस क्रिया की 10 आवृत्तियां करें। अब इसे एक बार पुनः दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, पेप्टिक अल्सर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एवं हर्निया हो और प्रेगनेंसी में भी इसका अभ्यास ना करें।
दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए सक्रियता पूर्वक श्वास छोड़ें और निष्क्रियता पूर्वक ग्रहण करें। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 20 आवृत्तियां पूरी करें। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें तथा विश्राम करें। इस तरह कपालभाति का यह एक चक्र पूर्ण हुआ। अब इसको कम से कम एक बार दोहराएं।